एस ब्लॉक भी रखा गया है। Recording in मतलब कि progress. जेई मेन के लिए और नीट के लिए सिलेबस इक्वल है, लेकिन जेई एडवांस और वेबजी का सिलेबस में डिफरेंस आ गया। अब आप पे डिपेंड है कि आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज के क्लास के बाद एक क्लास और होगा, मे भी आप कर लेना। नहीं तो आप सैटरडे ये संडे का क्लास आप ज्वाइन नहीं करना, सीधा ऑर्गेनिक आप ऑफलाइन जैसे आते हैं वैसे ही करते रहेंगे। आई बात समझ में। आज के डेट में अभी मैं बता रहा हूँ पी ब्लॉक का कुछ कंपाउंड्स, आपके कंपाउंड तो नहीं, प्रेडिक्टेंट्स में बता रहा हूँ आपको। अब प्रेडिक्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूँ, और न्यू एनसीईआरटी में पी ब्लॉक नहीं है आपका। ओल्ड एनसीईआरटी में जाओगे तो पी ब्लॉक है, उसी को एज इट इज रखा है वो। देखो मैंने क्या लिखाया था। मैंने बोला था जब फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब लॉन्गेस्ट चेन नहीं है आपको। मस्ट बी योर पेरेंट्स एंड मस्ट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज फार एज पॉसिबल। आई बात समझ में। कर लेंगे ये सब। आई तो आज पढ़ाने तो स्टार्ट करने तो पी ब्लॉक का। और ऑर्गेनिक जैसे चलता है वैसे ही चलने तो ऑर्गेनिक का आपका नोमेनक्लेचर इंड हो गया। और हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज। आइसोमेरिज पर नेक्स्ट आएंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक, अभी लिखिए आप लोग यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका दो ही ग्रुप पढ़ना। देखो मैंने क्या बोला था, पी ब्लॉक का बोला था व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी, that p subshell must be belong to the outer orbital, inner orbital, outer। इसका मतलब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे दो ग्रुप पढ़ना है। ग्रुप दो पढ़ना आपका, यहाँ पे देखो दो क्या पढ़ना आपका, दो ही मैं पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे एक पढ़ेंगे ग्रुप 13 और एक पढ़ेंगे ग्रुप 14। ग्रुप 13 में आता है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस एन, पीबी। ये सब पढ़ना आपको। इसमें से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ना आपको, और एनोमलस बिहेवियर ऑफ द बोरोन एंड कार्बन ये डिस्कस करेंगे। राइट। इसमें एक एक प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंस है आज के डेट में। रीजन क्या होगा कि जब आप देखोगे क्वेश्चन, देखोगे प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखोगे आप इस ग्रुप सबसे, तो इस ग्रुप से क्वेश्चन जो होता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पे ही ज्यादा क्वेश्चन था। इस पे ज्यादा कंपाउंड पे क्वेश्चन नहीं पूछता कभी। आई बात समझ? तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। अब बोरोन पे आइए। तो इसमें क्या होता है कि बोरोन जो होता है ये होता है आपका नॉन मेटल्स। कहीं की भी मेटलाइट भी लिखा है, ये नॉन मेटल में लिख देता हूँ। एनसीईआरटी दो जगह गलती कर चुका है, एक जगह नॉन मेटल लिखा है, एक जगह मेटलाइट लिखा है। रिमेनिंग जितना भी होता है सबका सब क्या होता है, मेटल्स। कार्बन होता है आपका नॉन मेटल, ये तो पता है आपको। और ये होता है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम होता है मेटलाइट्स। एस एन पी भी होता है मेटल्स। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ये याद रखना। चाहे वो ग्रुप 16 का बात करो, ग्रुप 17 का बात करो, किसी की बात करो, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये याद रखना, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। वो दिख रहा है आपको यहाँ पे। राइट। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आपका NS2 NP1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NS2 NP2। अब वी नो अकॉर्डिंग टू द एन प्लस एल रूल, NS का एनर्जी जो होता है वो लो होता है कंपेयर टू NP। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, NS में, उसके बाद जाएगा NP में। और NP जो देख रहे हो वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपने देखा यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट में NS2 हो गया, NP1, NS2, NP2। याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ
अब आइए, अब इसमें जो ट्रेंड्स होता है वो थोड़ा अलग कर देते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आ गया आपको। अब आएंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रुप 13। ये होता है बोरोन फैमिली। कौन सा फैमिली है ये? बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में आपको दिख गया कौन कौन सा था, कौन कौन था? बोरोन, एल्युमिनियम। इतना बार लिखो ना, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पढ़ना है तो इतना बार लिखो कि अपने आप याद हो जाएगा। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये इतना बार लिखो कि अपने आप याद हो जाता है ये सब। सबसे पहले चीज देखेंगे इसका कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बताएंगे मेटल और मेटल, मैंने पहले ही बता दिया था, बता दिए थे मेटल और मेटल। कुछ प्रेडिक्टेंट्स का केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पे यूज करेंगे, पीरियोडिक टेबल का यूज करेंगे। पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी मैं वो चीज बता चुका हूँ आपको। क्या है सबसे पहले देखना। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये साइज। आप खुद से बताइए, साइज का मतलब होता है दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जब जाते हैं हम लोग, तो आपने देखा था बोरोन फैमिली में, बोरोन से एल्युमिनियम जब गैलियम आते थे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता था ड्यू टू फोर्स शिल्डिंग एबिलिटी, बताए थे आपको। एबिलिटी ऑफ 3D electrons. We know gallium has the 3D electron, aluminum have no D electrons. A D electron having the poor shielding ability. That definitely nuclear charge, nuclear attraction of the valence electron dominant आ जाएगा। तो definitely वजह इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा। फिर आप जब आए थे इंडियम से थैलियम भी, ये था आपका फिफ्थ पीरियड में, ये देखो ये फिफ्थ पीरियड में ये, और ये क्या आपका सिक्स पीरियड में। ये सब थोड़ा याद रखना। यहाँ भी जेड इफेक्टिव आपका क्या होता है? इंक्रीज होता था। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था आपका फोर्स सिंगुलरिटी ऑफ द F4F। आप खुद से देखो, हैवियर जो कंटेनर्स, हैवियर जो मेटल्स हैं, हैवियर मेटल्स में यू आर इंट्रोड्यूसिंग द जेड इफेक्टिव मोर ड्यू टू द फोर्स सिंगुलरिटी ऑफ द DNF और इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे साइज में कंट्रैक्शन होगा। साइज में क्या होगा? कंट्रैक्शन होगा। उसी को बोलते हैं हम लोग 4F सीरीज के कंट्रैक्शन से जो आता था उसको बोलते थे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। बताए थे आपको। ये कहाँ बताए थे आपको? प्रेडिक्टेबल में। आप जब जाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने जो जेड इफेक्टिव बताया, तो आप जब जाएंगे साइज का बात में, तो आपको पता है कि साइज बोरोन से बड़ा होगा एल्युमिनियम, लेकिन एल्युमिनियम बड़ा होता है गैलियम से। रीजन क्या था? जेड इफेक्टिव इंक्रीज करना, स्टैंडर्ड कंट्रैक्शन। उसके बाद साइज होगा इंडियम का, इंडियम से होगा थैलियम का। इंडियम से थैलियम का डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है। आपके पास अगर एनसीईआरटी होगा ना, तो आप देखना कि 80 अगर होगा इंडियम का, तो आपका 83 85 के करीब होगा थैलियम का। बहुत कम डिफरेंस है। अब बोरोन से एल्युमिनियम जाएंगे तो बोरोन का अगर 27 अगर देगा ना, बोरोन का अगर 27 देगा तो एल्युमिनियम का 52 53 के करीब आ जाता है। तो इसीलिए आप याद रखना किसका साइज बड़ा होता है ओवरऑल, थैलियम का। मतलब कि आप साइज की बात करोगे ना, तो साइज का कुछ ऐसा होगा, देखो ऑर्डर क्या होगा देखना। अगर मान लो कि आपने रेडियस ले इन पिकोमीटर में, और यहाँ पे जेड लिए, कि कार्बन से बड़ा कौन होगा? सिलिकॉन।
नहीं नहीं, कार्बन। बोरोन से बड़ा कौन होगा? एल्युमिनियम। देखो, इंडियम हो गया ये होगा गैलियम, ये ये क्या था आपका? एल्युमिनियम। और ये क्या था? बोरोन। आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या दिख रहा है आपको? एल्युमिनियम स्मॉलर देन इंडियम थैलियम बट ग्रेटर देन गैलियम। इतना इंपॉर्टेंट है ना, खूब कंपटीशन पूछता है ये सब। पिकोमीटर में जाएंगे तो बोरोन से बड़ा कौन होगा? गैलियम। गैलियम से बड़ा एल्युमिनियम, उससे बड़ा इंडियम, उससे बड़ा थैलियम। रीजन समझ में आया आपको? साइज में गिने को नए प्रॉब्लम को पकड़ लोगे ना बेटा। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब की क्वेश्चन देखोगे बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेगा। ग्रुप 13 और 14 का। 13 का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पूछता है इससे। लेंथ फोर शिल्डिंग एबिलिटी, जेट इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली पुल्ड बाय द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील्ड experience the more nuclear attraction. If the valence electron experience the more nuclear attraction, that led to the contraction in the size. राइट right. इसलिए साइज में कंट्रैक्शन होता है। किसी भी पीरियड में जाओगे, किसी भी ग्रुप में जाओगे, सुनो बता रहा हूँ, किसी भी ग्रुप में जाओगे, एक चीज दिमाग में सेट कर लेना, जो एटॉमिक रेडियस का डिफरेंट अर्लियर मेंबर्स में दिखेगा ना, लाइटर जो एलिमेंट्स होता है जैसे बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब क्या होता है? राइट, लाइटर एलिमेंट्स होता है। तो किसी भी ग्रुप में लाइटर एलिमेंट्स में जो डिफरेंस आपको मिलेगा एटॉमिक रेडियस का, हैवियर एलिमेंट्स में वो डिफरेंस स्मॉल हो जाता है। क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स में जाते जाते क्या होता है कि बहुत सारा केमिकल बिहेवियर बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। विच वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? द पोर शील्डिंग एबिलिटी ऑफ द डीएनएफ इलेक्ट्रॉन्स। डीएनएफ इलेक्ट्रॉन का पोर शील्डिंग एबिलिटी आपका टॉप टू बॉटम क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है एनोमलस बिहेवियर, मतलब इंट्रोड्यूस करता है इरेगुलर ट्रेंड्स। याद रखेंगे। डी। तो आई बात समझ में, देखो जहां से डी इंट्रोड्यूस होगा वहां पे आपका क्या होगा? इरेगुलर ट्रेंड्स। जहां एफ इंट्रोड्यूस होगा वहां इरेगुलर ट्रेंड्स। क्योंकि फोर्थ फिफ्थ पीरियड में और सिक्स पीरियड में डी तो दोनों में डिफरेंस कहाँ है? एफ में। थर्ड और फोर्थ में क्या है? डी का डिफरेंस है, तो फोर्थ में डी आ गया। आई बात समझ में? तो थ्री से फोर में थोड़ा डिफरेंस देखोगे, ये बहुत क्लोज देखोगे। अब फिफ्थ से सिक्स में बहुत क्लोज देखोगे। सबसे ज्यादा ये इम्पैक्ट होता है सिक्स, फिफ्थ से सिक्स में। इसलिए बहुत ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टी आप देखोगे फिफ्थ पीरियड का जो एलिमेंट्स होता है और सिक्स पीरियड के एलिमेंट्स का केमिकल बिहेवियर बहुत क्लोज हो जाता है। कर लेंगे, यही बात समझ में यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसका, आयनाइजेशन एनर्जी। देखो जेड इफेक्टिव कहाँ का इंक्रीज हुआ था आपको पता? देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का बात करेंगे, जेड का बात करेंगे। बोरोन सबसे ज्यादा था, बोरोन डब्लो में से याद रखना, सबसे ज्यादा था बोरोन। किसका सबसे ज्यादा था? बोरोन का। स्मॉलर है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। बोरोन के बाद होता है एल्युमिनियम, उसका होता है गैलियम, उसका होता है इंडियम, उसका होता है थैलियम। डब्ल्यू शेप, एकदम पूरा डब्ल्यू। हाई इरेगुलर ट्रेंड्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीशन। याद रहेंगे। सेकंड बोरोन, बोरोन के बाद एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्युमिनियम से नीचे भी होता है इंडियम का, सबसे कम होता है इंडियम का। मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव मैंने पहले बता दिया था, जेड इफेक्टिव किस पे ज्यादा था? गैलियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? गैलियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम। जेड इफेक्टिव किधर था आपका?
आराम से बैठ। इंडियम से ज्यादा किसमें होगा? थैलियम में। आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज्यादा किसका होगा? थैलियम। अगर आपके स्कूल के एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, आप दोगे कहाँ पे कंपटीशन? स्कूल एग्जाम से तो हट गया ये सब। कंपटीशन में देंगे तो कंपटीशन में याद रखना कि ग्रुप 13 देखो क्या होता है ना, जब डी ब्लॉक के बाद आते हैं ना तो सडनली आ जाता है पी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बाद सडनली आ जाता है पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के बाद सबसे फर्स्ट जो पी ब्लॉक है वो कौन सा? ग्रुप 13। जो ग्रुप है पी ब्लॉक का, जो सबसे पहला ग्रुप है वो ग्रुप 13। और ग्रुप 13 के पीछे कौन था? डी और एफ। तो डी और एफ में जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ग्रुप 13 में उसका इम्पैक्ट आ जाता है बहुत ज्यादा। इसलिए 13 14 में सबसे ज्यादा इरेगुलर ट्रेंड देखोगे आप। 15 16 17 में जब जाओगे तो ट्रेंड्स पूरा रेगुलर हो जाएगा। डिफरेंस आपका टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो इम्पैक्ट आप देखेंगे 13 14 में, वो इम्पैक्ट आप 15 16 में नहीं देखेंगे। रीजन क्या होता है? कहीं पर अगर अर्थक्वेक होगा तो उसके सराउंडिंग जितना क्लोज होगा वही इम्पैक्ट ज्यादा आता है। उसके बियॉन्ड जैसे जैसे जाओगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होता जाएगा? वीक होते जाएगा। इंडक्शन का इम्पैक्ट जैसे होता है ना, कुछ ही इंडक्शन का इम्पैक्ट होगा तो जो उसके सबसे क्लोजेस्ट होगा तो उस पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ग्रेजुअली वो क्या होता जाएगा? वीक होते जाएगा। तो वही होता है ये सब कंट्रैक्शन का। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है, मैं बता दिया आपको ये। रीजन क्या था, समझ में आया आपको? मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो बोरॉन ज्यादा होगा कि इससे? थैलियम, फिर गैलियम। मैं भाई ये बार बार लिख रहा हूँ कि इतना ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट करते रहता है क्वेश्चन ये सब। कर लेंगे तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का आ गया। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। We know that Z effective, size, and energy, these are not the regular trends in the group 13. Do you never think about the electronegativity that it should be the regular trends? It is also irregular trends. तो पहले ये डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। डिक्रीज कहाँ तक होगा? एल्युमिनियम तक। फिर क्या होगा? वहां से इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कौन आ गया वहां पे? डी एन एफ। तो इस पे जैसे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? देखना है यहाँ पे बोरोन। बोरोन से कम किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम। कम होता। बोरोन देखो मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा, देखो यहाँ पे बोरोन लिए, एल्युमिनियम लिए, और क्या लिए? गैलियम, इंडियम, हेलियम। देखो क्या होता है, ये 2.1 के करीब आता है, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, सीधा आ जाता है थैलियम। याद रखोगे? सबसे लो किसका होता है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया ये सब जितना भी देखो सब में? पोर शेलिंग एबिलिटी, जेड इफेक्टिव। डेफिनेटली आपके पेरिफेरल पार्ट्स पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो डेफिनेटली यू कैन अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, दैट मेक द योर electronegativity very high. Our electronegativity already inform you cannot be measured like the ionization energy. It जो भी आप देते हो दिस द एम्पेरिकल वैल्यू। मतलब आप क्या किए, एक पर्टिकुलर कंडीशन को लेके आप उसको जस्टिफाई करने जा रहे हो, रियल में मेजर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब योर टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे आप मेजर करेंगे? आई बात समझ में? तो पॉलिंग स्केल बताए थे, पॉलिंग स्केल का रीडिंग है ये। सबसे लो किसका होता है? सबसे हाई किसका होता है? बोरोन। याद रखेंगे। रिवर्स हो जाता है, बोरोन फैमिली में बोरोन के बाद अगर किसी का नंबर आता है ना, हेलियम का ही आ जाता है। किस में? आयनाइजेशन में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उसी का आता है। फिर देखो एक और लिखो, मेल्टिंग पॉइंट्स। बोरोन।
मोर स्टेबल क्रिस्टल लैटिस बनाता है ये, सॉलिड स्टेट का टर्म है क्रिस्टल लैटिस। सबसे ज्यादा स्टेबल क्रिस्टल सॉलिड किसका होता है? बोरोन का। इतना नेटवर्क बनाता है ना, आज के डेट में क्या होता है ना, बोरोन फाइबर होता है, कार्बन फाइबर होता है, ये सब आज के डेट में। आज के डेट में कार्बन फाइबर, अभी तो मैं ग्रुप 15 का कर 13 का कर रहा हूँ, तो 14, ये बोरोन फाइबर, कार्बन फाइबर, ये सब ऐसा कंपाउंड होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है ये। बोरोन नाइट्राइड सब जो था, बोरोन नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन फाइबर, कार्बन फाइबर, आज के डेट में बहुत सारा जो हम लोग यूज करते हैं, बोरोन फाइबर यूज करते हैं, कार्बन फाइबर यूज करते हैं। इसीलिए बोरोन में क्या होता है, बोरोन का बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। आई बात समझ में? तो देखो, बोरोन के बाद अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी का होता है तो एल्युमिनियम, उसका बाद होता है थैलियम, इंडियम, सबसे कम बेचारा कौन रहा? गैलियम, 303 केल्विन। देखो कितना कम है। हम्म। एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट इन समर सीजन। समर सीजन में जाओगे तो लिक्विड स्टेट में 3 एलिमेंट्स रहता है, कौन कौन सा बताइए? मेटल अगर बात करोगे तो 3 रहता है। देखो, मेटल का बात करेंगे ना तो कौन कौन आएगा? मरकरी, सीजियम, गैलियम। टोटल एलिमेंट का बात करेंगे तो 4, ब्रोमीन, मरकरी, गैलियम, सीजियम। समर सीजन में जो टेम्परेचर आपका क्या होता है, समर सीजन में जब जाते हो तो टेम्परेचर आपका 40 डिग्री तो नॉर्मल होता है, ही 45-35, तो 303 से तो क्रॉस कर ही गया। तो ये सब एलिमेंट्स हमेशा वहाँ पे लिक्विड स्टेट में ही रहता है। सीजियम, गैलियम, मरकरी, बोरोन, ब्रोमीन, Br2 मेल्ट हो जाता है। सही बात समझ में? अब लोग सर इतना मेल्टिंग पॉइंट ये सब फ्रेंड्स कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं करूंगा, एनसीईआरटी जो रखा है उसी से क्वेश्चन दे देगा ये, इसलिए याद रखना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट का। कर लेंगे। दिमाग में ये सेट कर लो, बोरोन का हाई होता है, थैलियम का उसके बाद होता है, सबसे कम होता है किसका? तो गैलियम का। अगर सबसे कम याद रहेगा ना गैलियम, और सेकेंड और फर्स्ट अपने आप काम चल जाएगा आपका। सबसे कम होता है गैलियम का, सबसे ज्यादा होता है बोरोन का। कर लेंगे मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया, आयनाइजेशन एनर्जी आया समझ में, और क्या बोले आपको? साइज, आई बात। चलो आगे देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या याद रखना, सुनिए, ये होता है NH2 NP1। If Ns or Np both electron participate in bonding, then your oxidation state should be +3। और NH2 और NP1 में अगर आपका NH2 become the inert, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो 6, टॉप टू बॉटम क्या होता है? एस इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग एबिलिटी डिड्यूस होता है, मैंने बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप बिकम इनर्ट, अगर मान लो कि p इलेक्ट्रॉन ही जाएगा तो होगा +1। मतलब whenever the compounds of the boron family is given, they have to think about the oxidation state +1 and +3. Beside the +1 +3, you don't have to think, right? और भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको +1 +3। Whenever you have to think about the oxidation state of these elements in the combined form, you have to think the +1 and +3, right? We know that Ns or Np electron very close in energy in the earlier member, boron, aluminum. That's why these elements show the +3 oxidation state. Heavier में जाएंगे तो we know that 6s electron, 5s electron, 6s electron having the more penetration power, more Z effective, more core-like property that make the chemically inert. That's why the heavier elements will show
only the +1 oxidation state. If they stay in the +3 state, तो फिर उसका टेंडेंसी होगा +3 से +1 में आना, इसलिए वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है केमिस्ट्री में कि क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखोगे, इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है। उसी को बोला था मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो पढ़ाए थे आपको प्रेडिक्टेबल में पढ़ाए थे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो पहले देखेंगे स्टेबिलिटी +3 का, तो बोरोन 3+, boron +3 is more stable than aluminum +3, gallium +3, indium +3, thallium +3। अगर आपसे पूछेगा इंडियम थैलियम में +3 स्टेट में कौन से, ये सबसे ज्यादा +3 स्टेट किसका स्टेबल है? क्लोजर इन एनर्जी, मतलब वेरी क्लोजर होगा तो दोनों बॉन्डिंग में चला जाएगा इजीली। कर लेंगे। और एक चीज बता दो आपको, बोरोन जो होता है ना 3+ एक्वस, ये स्टे नहीं करता। ये जो बोरोन +3 आप देख रहे हो, ये कोवलेंट कंपाउंड में देखेंगे, आयनिक कंपाउंड के नहीं होता बोरोन 3+ का। बोरोन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बोरोन का Bp3+ एक्वस आता ही नहीं। बोरोन कंपाउंड का कभी हाइड्रोलाइसिस होगा लेकिन कोवलेंट कंपाउंड ही बनाएगा वो, आयनिक कंपाउंड कभी नहीं बनाता। एल्युमिनियम से बनाता है लेकिन बोरोन नहीं बनाता। अरे नॉन मेटल है तो +3 एक्वस कहाँ से होगा? कार्बन +4 एक्वस कहाँ देखते हो आप? वो तो कोवलेंट कंपाउंड में कार्बन +4 देखते हो आप। आई बात समझ में? तो याद रखना B3+ एक्वस नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों नहीं करेंगे? कैटायनिक फॉर्म में नहीं करेगा, एनायनिक फॉर्म में करेगा। फ्लोरीन से करता है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड से। बिकॉज क्यों होगा ऐसा? क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? इसका रूल तो कुछ होता होगा नहीं? थोड़ा सोचो तो, क्या क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा ये? आप जानते हो B3+ एक्वस जाने के लिए, B3+ एक्वस जाने के लिए 3 स्टेप्स में आपको जाना पड़ेगा। अरे लिख लेगा सब, उल्टा पुल्टा मत बोलो, लिख लेगा सब। देखो देखो, ये मैंने बोला कि डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द हायर वैल्यूज ऑफ द 3 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी we know to form the boron 2 plus 3 successively you have to remove the 3 electrons. Boron is very small size. To remove the 3 electron that will be very challenging for you first. अगर आपने चैलेंज कर ही दिया, दुनिया में कुछ चैलेंज नहीं है। बोरोन से अगर सारा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना तो करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन करवा के करोगे क्या? मार्केट में आप डॉक्टर बनोगे, सिंपल थ्योरी है। मार्केट में पैसा लगाओगे, कुछ आएगा नहीं तो लगाओगे क्यों? फैक्ट है ये। अरे हम लोग क्या करते हैं, आप क्या करोगे? डॉक्टर बनोगे, क्या फी नहीं लोगे आप? तो लाइफ कैसे चलेगी आप बताओ?
नहीं सिंपल थ्योरी नहीं रुको, लैब कैसे चलेगी, सिंपल बताओ। नहीं इंजीनियर बनोगे क्या आप जॉब नहीं करोगे? अरे कुछ तो करोगे, बिजनेस करो, जॉब करो, जो भी करना है कुछ तो करना है आपको, क्योंकि जीने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ, आप किसी को क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, वो अलग चीज होता है। देखो जीने के लिए जो चाहिए, जीने के लिए जो चाहिए कम में भी वो एडजस्ट हो जाता है। हाँ आई कहता है लग्जरियस लाइफ जीने के लिए बहुत चाहिए, उसके लिए अरे रुको, उस अरे रुक नहीं यार, सुनो। अब क्या होता है, लग्जरियस लग्जरियस हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड कर लेते हैं। अगर छोटा कार है तो सीधा BMW की तरफ सोचते हैं कि लग्जरियस लाइफ होना चाहिए, लेकिन एक नीड जो होता है वो बेसिक नीड सबको आप कम पैसा में हो जाता है ये। तो लेकिन वो कम पैसा भी आएगा तो कमाओगे तो उसके लिए जॉब करोगे, बिजनेस कुछ तो करोगे। सिंपल थ्योरी है, कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा, जब उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अरे भैया वो 3 इलेक्ट्रॉन, सिंपल थ्योरी है वो, 3 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ रहा है, उसको बॉन्डिंग के थ्रू, हाइड्रेशन के थ्रू वो एनर्जी अगर नहीं मिलेगा तो क्यों छोड़ेगा वो? कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना, तो उसको जब तक कंपनसेट नहीं करोगे ना तब तक इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं है, तो बोलोगे +3 क्यों आता है सर, मैंने +3 एक्वस बोल रहा हूँ, ये +3 तो स्टे करता है। आयनिक कंपाउंड नहीं होगा, कोवलेंट कंपाउंड्स होगा, BF3 तो होता है वहां, तो बोरॉन +3 में होता है, लेकिन थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट आफ्टर रिमूविंग द कंप्लीट द 3 इलेक्ट्रॉन्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन, B3+ एक्वस डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो 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 बोलो, बोलने दो बोलने दो। क्या बोला? उस ये B3+ जो एक्वस ले रहे हैं ना, ये B3+ एक्वस हम लोग कहाँ पे करते हैं, एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन में जब भी आप ये सब लिखोगे ना, तो आयनाइजेशन हाइड्रेशन को ही कोरिलेट करके लिखोगे, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोरिलेट करके लिखोगे तो टीचर आपको 0 नंबर दे देगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब आप मानते हो कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा वो, तो ये सिंपल स्कूल का ही, स्कूल में 9th 10th में जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। लेकिन अब हायर क्लास में चले तो उसको हमेशा आयनाइजेशन सक्सेसिव फिर हाइड्रेशन से कोरिलेट करके लिखोगे, तो टीचर भी खुश रहेगा, मार्क्स भी बढ़िया मिलेगा। सही बात समझ में? तो ये सबसे पहले याद रखना। दूसरा क्या याद रखना, देखो Al3+ एक्वस एग्जिस्ट करता, जैसे क्या करो, AlCl3 है आपका सॉलिड है, सुनो, Al3 सॉलिड्स को अगर वाटर में हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, तो ये Al3+ एक्वस आता, +3Cl- आता है ये। तो आपको मैंने बताया था एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट ऑफ द वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, और कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस से आपका सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। AlCl3 का एक्वस सॉल्यूशन का pH होता है एसिडिक, याद रखोगे? याद है ये? कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कि पूछेगा कि इसमें एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आप डर जाओगे, एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन सर कैसे बताएंगे इसमें, पूछेगा। Al3+ कहीं भी एक्वस सोल्यूशन में अगर आता है ना, Al3+ कहीं पे एक्वस सोल्यूशन लिखता है, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं ना, Cr3+ एक्वस लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। Cr3+ एक्वस कैसे रहता है, सुनो। ये Al3+ एक्वस जो होता है वाटर में, ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ बना के रहता है, ये इस फॉर्म में रहता है। मतलब एल्युमिनियम +3 के सराउंडिंग्स में 6 वाटर उसके साथ कोऑर्डिनेट करके रहता है। कितना वाटर? 6 वाटर। मतलब एल्युमिनियम जब जाएंगे आप यहाँ पे, तो आप देखो मैं बता रहा हूँ एक चीज, लिख लो, बता रहा हूँ, देखना है। एल्युमिनियम होगा, देखो इधर एक होगा, एक इधर, एक इधर, सब कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब सब वाटर को, वाटर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है ये भी वाटर इधर से देगा, एक वाटर प्लेन के नीचे से। तो ऑक्टाइडल ज्योमेट्री तो बोलते ही आप इसको, बोलते हैं कि नहीं? और ऑक्टाइडल ज्योमेट्री में आपने देखा था हाइब्रिडाइजेशन क्या था, इसमें +3, इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो sp3d2। ये भी नीट में, जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
कुछ आइडिया लगा एल्युमिनियम 3+ का? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, डेटिव बॉन्ड, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको। गैलियम का +3 जाओगे एक बस, वो भी एग्जिस्ट करता है। Al3+ में आपसे पूछेगा कि इसमें बोलेगा आप रिडक्शन तो नहीं बता दोगे, बोलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है Al3+ में। Al3+ एक्वस में एल्युमिनियम हैविंग हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर? तो देखो एल्युमिनियम सराउंडेड बाय द 6 एटम, दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। नियरेस्ट नेबर उसका कितना है? 6 ऑक्सीजन। कर लेंगे। और इसके चलते देखो, इसके चलते एसिडिक कैरेक्टर होता है इसमें। किसके चलते? हम्म। कैसे दिखा था देखो आपका? सब में एरो आएगा, जितना भी सब में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ये एल्युमिनियम जो H2O6 कितना लिया था आपने? 6 3+। जैसे वाटर में लेके जाओगे इसको, तो देखो क्या होगा, Al H2O 5 OH, ये +2 आ जाएगा, क्योंकि OH माइनस होता है कितना? हाइड्रोक्साइड लिए ना, तो OH क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये +2 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका H3O+। देखो H3O+ रिलीज कर रहा है कि नहीं? इसीलिए क्या बोलते हैं? एसिडिक नेचर। That's why the aluminum chloride aqueous solution having the acidic nature, it means pH should be less than 7 या more than 7? लेस देन 7। अब आई बात समझ में? ये काम गैलियम इंडियम थैलियम भी करता है, लेकिन जितना ज्यादा, जितना इजीली एल्युमिनियम करेगा उतना वो सब नहीं करेगा। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे? B3+ एक्वस नहीं होता। कर लेंगे। B3+ क्या होता है? एक्वस नहीं होता। अब देखो स्टेबिलिटी मैं बता रहा हूँ किसका स्टेबिलिटी है, +1। बोरोन 1+ से ज्यादा स्टेबल होता है एल्युमिनियम 1+। उसका होता है गैलियम, उसका होता है इंडियम, सबसे ज्यादा होता है थैलियम। मेनली हम लोग को देखना है यहाँ से यहाँ। देखो यहाँ पे क्या था, थैलियम जब जाते हैं तो थैलियम में क्या होता है? 6s2 और 6p1। these electrons become chemically inert due to penetration power किसका? there is a more penetration power, 6s electron and more jet effective, less effective. These two factors make the 6s electron chemically inert. This is known as inert perfect वैल्यू। कहाँ पे आपका सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है? इनर्ट पेरिफेट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कहाँ होता है? ये ज्यादा प्रोमिनेंट कहाँ होता है? 6 पीरियड का। किसी भी ग्रुप में जाएंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट, किसी भी ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप 13 14 15 तक भी ज्यादा होता है। 16 पे जाके थोड़ा लेस हो जाता है, इसका पावर वीक हो जाता है। सबसे ज्यादा 13 14 में होता है। पर्टिकुलरली दिस टू ग्रुप टॉप टू बॉटम आने से, जो इसका बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है उससे प्लस आप -2 कर दो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को इनर्ट कर दो, तो +1 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो 6s इलेक्ट्रॉन का शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ये 4f इलेक्ट्रॉन का शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर।
6s के बाद आप किसको फिल करते हो? 4f को। दैट मेक द जेड इफेक्टिव मोर। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से क्या करेगा, ये 6s इलेक्ट्रॉन जो होगा, मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस है जो हैवीली पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, 6s2 इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली पुल करेगा। और स्ट्रांगली पुल होने से डेफिनेटली आप में क्या हो जाएगी, केमिकली इनर्ट। इसीलिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इजीली नहीं करेगा कंपेयर टू 6p। कर लेंगे। एक पेयर इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, केमिकली इनर्ट हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबका एल्युमिनियम, सबका एलाइड का कोई सोल्यूशन एसिडिक होता है। चलो कर ली कॉपी, ये समझ में आ गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो, स्टेबिलिटी का बात करेंगे, मेनली हम लोग 6 पीरियड में ही बात करते थे, ये पढ़े थे प्रिडिक्टेबल में। Thallium+1 is more stable than Thallium+3. Therefore, Thallium+3 acts as stronger oxidizing agents. अगर आपसे बोलेगा Thallium+3 से +2+1, अगर Thallium+3 है कहीं पे और इसको अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये चलाएगा Thallium+1 में। इसका जो गिब्स एनर्जी चेंज होगा, गिब्स एनर्जी चेंज निगेटिव होगा, प्रोसेस आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो योर Thallium+3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये डोनर। Thallium+3 electron donor he accepted. Thallium+3 electron accepted. That makes the Thallium+3 a stronger oxidizing agents. आप देखो खुद से, थैलियम होता +3 और आयोडाइड है रिड्यूसिंग एजेंट्स, और ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बल्ले बल्ले दोनों डांस करने लगेगा। आओ लोग गेम प्ले करते हैं। आयोडाइड बोलेगा मैं रिड्यूस होऊंगा, ऑक्सीडाइज होऊंगा। थैलियम बोलेगा मेरे को रिड्यूस होना है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, रेडॉक्स दिखाएगा। रेडॉक्स दिखाएगा तो ये क्या हो जाएगा, Thallium+1 में आ जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा I2 में। ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। दैट्स व्हाई थैलियम आयोडाइड बोलेगा तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। Thallium+3 का कंपाउंड को कभी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आप कंबाइन नहीं करवा सकते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। अगर थैलियम मान लो कि आयोडाइड का यहाँ पे -1 लेंगे, जनरली आप मेटल हैलाइड में क्लोराइड ब्रोमाइड क्या लेते हो, -1। तब थैलियम क्या होगा, +3, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, because Thallium+3 can oxidize the iodide. That's the thallium cannot exist. आई बात समझ में। रीजन आप देख लो, यहाँ पे मैंने रीजन आपको बता ही दिया क्या रीजन था ये। आपसे बोलेगा why the thallium iodide does not exist, तो क्या बोलोगे, because Thallium+3 can oxidize the iodide to iodine. Which one factor responsible for this? Inert pair effect. Why? Due to the force shielding ability of the 4 electron that make the 6s को बोलते हैं रुको, आपको केमिकल बॉन्डिंग में नहीं जाना है। इतना ज्यादा खींच लेता है, इतना ज्यादा खींच लेता है, आप खेलने जाते हो, मम्मी पकड़ के खींच लेती है, आप नहीं खेलने जा पाते हो। तो वही समझ लो, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया मम्मी, और 6s इलेक्ट्रॉन का बच्चा जा रहा है बॉन्डिंग के लिए, मम्मी पकड़ के खींच ली। एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी होता है, जिसके चलते 6s का कंट्रैक्शन होता है, 6p का एक्सपेंशन होता है। जिसका एक्सपेंशन उसका बल्ले बल्ले वो बॉन्डिंग में इजीली चला जाता है, और जिसका कंट्रैक्शन डीपली सीटेड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जितना अपने तरफ खींच लिया, मम्मी जितना अपने तरफ खींच लिया, तो उतना आपका क्या होता है, मस्ती नहीं कर पाते हो, मम्मी से थोड़ा दूर रहते हो, देखते मम्मा देख नहीं रहा है, टीवी पे जो चैनल होता है, जो गेम होता है वो खेलते रहो तो मोबाइल पे देखते हो ना। और जैसे मम्मा आ जाती है, एकदम डिसिप्लिन हो जाते हैं, सीधा पीडीएफ खुल जाता है, अरे पीडीएफ देखी मम्मा, होता नहीं है। जानते ही तो हम लोग इस एज में नहीं थे, हम लोग भी तो कभी इस एज में थे। मोबाइल ज्यादा था, आपके एज में मोबाइल ज्यादा है, वो लोग एज में मोबाइल नहीं था। लेकिन हम लोग क्या करते थे, उसी में क्रिस क्रॉस ऐसे क्रॉस करके कुछ गेम खेलने लेते, कुछ करते रहते थे, कुछ फिगर बनाते रहते थे, कुछ करते रहते थे। जैसे मम्मी यहाँ गई तो हम लोग सीधा पेज पलट के देखने लगते थे क्या है वहाँ। ये होता था। उस समय क्या होता, चंपक करके ये कुछ करके ऐसे मैगजीन सब आता था,
फिर एक कॉमिक्स आता था, नागराज टाइगर ये सब का कहना था, जो आप जो जितना भी ये सब आप देखते हो ना, एनिमेटेड मूवी सब देखते हैं हम लोग, उस समय में बुक्स आता था नागराज का, ये सब का कॉमिक्स आता था। तो हाँ, तो वो चाचा चौधरी ऐसे करके सीरीज सब आता था, तो वो सीरीज सब हम लोग पढ़ते रहते थे, बुक के पीछे नीचे देखे ऐसे सीरीज ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, जैसे मम्मी आई पलट के ऐसे कर दिया ना, उसको देख लिए, और जानबूझ के किताब पे ऐसे कवर लगाते थे ताकि पता नहीं चले उसको, ये होता ही था। हम्म। चलो ये समझ में आया आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया। कौन सा बच्चा परेशान हो रहा है यहाँ पे, 6s इलेक्ट्रॉन किसके प्रेजेंस में, मम्मी न्यूक्लियस के प्रेजेंस में, न्यूक्लियस का चार्ज इतना ज्यादा है, 4f का शील्डिंग एबिलिटी इतना पुअर है, 4f बोल रहा है, 6s बोल रहा है 4f को बचाओ, 4f बोल रहा है बचाएंगे नहीं, भागे यहाँ से। ठीक, ये ज्यादा मेन डोमिनेंट कहाँ पे दिखेगा आपको, 6 पीरियड में। कर लेंगे, कुछ आइडिया लगा यहाँ पे है। चलो ये देखो, सेम क्या होता है, सेम होता है अगर ग्रुप 14 में भी, यहीं पे बता देता हूँ। ग्रुप 14 में क्या होता है देखो, ये कुछ कॉमन फीचर होता है दोनों का, पढ़ा देता हूँ यहाँ पे np2। तो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी होता है, अगर देखो ns और np दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो +4, और सिर्फ np जाएगा तो +2। देखो, बैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। अब +2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर इनर्ट पे डिफरेंस, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन को इनर्ट करो इसलिए दो ही का डिफरेंस आएगा। ये इसमें भी स्टेबिलिटी जब जाएंगे, स्टेबिलिटी, द कार्बन 4+ इज मोर स्टेबल देन सिलिकॉन 4+, जर्मेनियम 4+, इंडियम 4+, नहीं इंडियम नहीं, SN PB 4+, याद रखेंगे। यहाँ पे इनर्ट पे इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपने एस और पी दोनों को अपने बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करवाया। स्टेबिलिटी जाएंगे +2 का, C+2 इज लेस स्टेबल देन सिलिकॉन +2, जर्मेनियम +2, SN +2। ऑलरेडी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे होता है, इनर पेयर का ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे देखेंगे, 6 पीरियड में। तो यहाँ तक आप देखोगे इसमें ज्यादा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसमें देखेंगे, 6 पीरियड में। तो ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बताइए, अब यहाँ पे टेबल फॉर्म में क्या लिखता हूँ सुनिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्वेश्चन देखोगे बहुत ज्यादा मिलेगा आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। देखो, स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, जर्मेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम +2, Tin+4 is more stable than Tin+2, Tin+4 4+ more stable than Tin 2+। मतलब जर्मेनियम तक, तीन तक आप इनर पे इफेक्ट का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तीन दोनों दिखाता है, स्टेनस स्टेनिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेनस, इसको क्या बोलते हैं, स्टेनिक, दोनों दिखाता है, लेकिन आप अभी तक इनर पेयर का इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं आया है। कर लेंगे। अब देखो Tin+2 जो होता है ये एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, स्टेनिक बोलते हैं उसको, हायर इक आता है, लोअर अस आता है, प्लम्बस प्लम्बिक, स्टेनस स्टेनिक, फेरस फेरिक, हायर आता है इक, लोअर आता है अस। देखिए इसके तरह वर्क करता है SN2+। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको देखना, SnCl2 है और आपने दे दिया FeCl3, दोनों को एक साथ रख ही नहीं सकते, Iron+3 होता है ऑक्सीडाइजिंग, और SN2+ होता है रिड्यूसिंग। फेरस होता है फेरिक होता है, तो फेरस होता है +2, फेरिक होता है +3। हम लोग का एटमॉस्फेयर जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, फेरस कहीं पे स्टोर कर रखोगे, थोड़ा दिन बाद आओगे तो सब फेरिक में चला गया, फेरस टाटा बाय बोल के भागा दिया उसको, कौन, एरियल ऑक्सीडेशन। तो फेरिस जो होता है, फेरस जो होता है, ये सब हमेशा याद रखिएगा, +3 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आप खुद से देखिए क्या हो जाएगा, टीन कौन सा स्टेट में आएगा, +4, और ये क्या होगा, 2। बैलेंस करना है,
आयरन देखो 3 + 2 से +4 जा रहा था, एन फैक्टर कितना होगा 2। और आयरन +2 से +3 जा रहा था, +3 से +2 जा रहा था, एन फैक्टर 1। देखो 2 देंगे, देखो बैलेंस हो गया। एन फैक्टर रेशियो रेसिप्रोकल ऑफ मोल रेशियो। That's why the SnCl2 cannot be stored with the ferric chlorides. यही सब क्वेश्चन पूछता है कि which one pair of the compound can be exist together या cannot exist together. The SnCl2 cannot exist with the ferric chloride, but can exist with the ferrous chloride because ferrous chloride cannot be reduced further. Yes, cannot exist with ferric chloride. रीजन समझ में आए क्यों होगा ये? सिमिलरली SnCl2 को अगर आप मर्क्यूरी क्लोराइड देंगे तो फिर तो क्या था, इसको भी बोलेगा चल तुमको भी रिड्यूस कराऊंगा। देखो क्या करेगा ये चला जाएगा SnCl4 में, इसको चला जाएगा Hg2Cl2 में, और एक्सेस अगर दे दिया आपने SnCl2 तो उसको भी रिड्यूस कर देगा। डर्टी ग्रे प्रेसिपिटेट आ जाता है किसका, देखो डर्टी ग्रे, ये किसका, मरकरी। ग्रे कलर आता है कि नहीं मरकरी का, लिक्विड आ जाता है SnCl4। मतलब मरकरी को +2 को तो 0 तक लेके चला जाता है। इससे क्या दिखा रहा है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर। ग्रे कलर किसका होता है? तो इससे पता चला आपको कि देखो मैं बता रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी में जाओगे तो एनसीईआरटी एक लाइन लिख के निकाल चुका, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, कुछ लिखा नहीं जाता। SnCl2 ये तो ये सब कुछ लिखा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन उसी पे आता है। आपको एनसीईआरटी तो लिख दिया कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है या रिड्यूसिंग नेचर होता है, पकड़ो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। KMnO4 के साथ SnCl2 को लेके जाओगे तो SnCl2 को KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा SN4+ में। तो जर्मेनियम का लेंगे या टीन का लेंगे तो टेट्राहेलाइड मोर स्टेबल देन डाइहेलाइड। ये भी नीट में पूछा हुआ है कि जर्मेनियम का टेट्राहेलाइड ज्यादा स्टेबल होता है या डाइहेलाइड। तो इनर्ट वेयर इफेक्ट का एप्लीकेशन है, टेट्राहेलाइड मोर स्टेबल देन डाइहेलाइड। टीन का जब टेट्राहेलाइड मोर स्टेबल होगा डाइहेलाइड से तो फिर जर्मेनियम का क्यों नहीं होगा? आई बात समझ में? तो जर्मेनियम का टेट्राहेलाइड और टीन का टेट्राहेलाइड मोर स्टेबल होता है। मतलब इसी का एप्लीकेशन अगर जाओगे तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो देखना germanium tetrahydride more stable than germanium dihalide. Similarly, tin tetrahydride more stable than tin dihalide. We know tetrahalide having more covalent character compared to dihalides. Arjan's rule. Tetrahalide +4 state है, more folding power, or dihalide having +2 state, less folding power. That's why the tetrahalide having more covalent character than dihalide. If I'm comparing the stability, the tetrahalide more stable than dihalide for a given halogen, एक पर्टिकुलर हेलोजन के लिए होगा। लेकिन जब टेट्राहाइड्राइड में आपको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आएगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है फ्लोरीन का, इसलिए फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू आयोडीन। याद रखेंगे। तो क्लोराइड फ्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्लोराइड। क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होता है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। आई बात समझ में? तो याद रखें जर्मेनियम का टीन का कौन सा हैलाइड ज्यादा स्टेबल होता है? +4 का। इनर्ट फिर ड्रॉप वाइज देते हैं, जैसे क्या होता है कि आप कहीं पे मरकरी क्लोराइड लिख रहे हो, व्हाइट होता है वो सॉलिड मर्क्यूरी मर्क्यूरी क्लोराइड, उस पर आप क्या करेंगे SnCl2 लिक्विड ड्रॉप वाइज दे रहे हो तो ग्रेजुअली उसको ऑक्सीडाइज करते 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 उसको क्या करेगा, रिड्यूस करते करते ग्रे कलर कर देगा पूरा। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है मर्क्यूरी क्लोराइड का उसको ग्रे कर देगा, मतलब मरकरी आ गया। कर लेंगे तो कुछ आइडिया लगा यहाँ पे। अब देखो और क्या लिखा हुआ है, सब इनर्ट पेयर का इम्पैक्ट है। मर्क्यूरी रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो उसको क्या करेगा, रिड्यूस करते चला जाएगा। रिड्यूस कर रहा है वो, ऑक्सीडाइज कहाँ कर रहा है वो? मर्क्यूरी देखो मरकरी खुद रिड्यूस हो रहा है तो उसको रिड्यूस कर रहा है वो, तो वो दूसरा को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो 3 को +2 से +4 ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी आएगा तो हमेशा रिड्यूस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी जाएंगे लेड का, तो लेड का जो होता है +2 इज मोर स्टेबल देन लेड +4। आपको बोलेगा लेड का कौन सा स्टेट बोलेंगे ज्यादा, B2 इनर्ट, फिर फैक्ट यहाँ पे इनर्ट होता है मेनली 6 पीरियड में। अब देखो +4 किसके तरफ वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। PbBr4 एग्जिस्ट ही नहीं करता, PbI4 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रीजन क्या होता है देखो, Pb4 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, आयोडाइड क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये जैसे इसके साथ लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, Pb2 प्लस, इसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, आयोडीन में। आप कैसे स्टे करवाओगे, लेड का टेट्रा, लेड में जाओगे तो +4 स्टेट, क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड मत बनाना, क्लोराइड और फ्लोराइड होता है। ये +2 कौन सा स्टेट है बताओ, ये लेड कौन सा स्टेट है, +4। और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग, रिएक्शन तो होगा। लेड क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा +2 में, इसको ऑक्सीडाइज कर क्लोरीन में और एक प्रोडक्ट आ जाएगा वाटर। देखो कितना सिंपल रिएक्शन है, पता है। इफ यू नो दैट +4 स्टेट ऑफ द लेड, देन ऑक्सीडाइज द क्लोराइड टू क्लोरीन। रिएक्शन बैलेंस करना है तो 4 लिख लो यहाँ से, अपने आप रहेगा 2:2। समझ में आई बात। फिर देखो PbO2 को अगर HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे कंसंट्रेटेड, रिएक्शन ही नहीं होगा, दोनों का दोनों ऑक्सीडाइजिंग है। बोलेगा हम सुपर पावर है, तो वो बोलेगा हम भी सुपर पावर है, दोनों सुपर पावर आ गया तो फिर रिएक्शन कहाँ होगा। चाइना अमेरिका एक साथ आता है, दोनों टेंशन दिखाता है, लेकिन बाद में दोनों शांत हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बहुत स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन, लेकिन सबका कुछ ना कुछ लिमिट होता है, इसलिए कितना भी कंसंट्रेशन हो थ्री लो, गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व नहीं कर पाता ये, वहां पे आ जाता है एक्वारेजिया। अगर नोबेल मेटल को डिजोल्व करना है एसिड में तो you have to use एक्वारेजिया। इसीलिए क्या होता है ना कि आज के डेट में तो कम हो गया, पहले क्या होता था, अभी भी विलेज साइड में देखोगे तो वहां पे क्या होता है कि कुछ आता है गाँव में कि इफ यू हैव द गोल्ड आई कैन क्लीन योर गोल्ड, बोलता वो, अब वो लोग रखा रहता है एक्वारेजिया। डिजोल्व ऐसे नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक सॉल्यूशन आपको पास ये रखा रहेगा जहाँ पे डिजोल्व करेगा, और यहाँ से थोड़ा सा ब्रश से लेके उसको ऐसे ऐसे करके रेज करते रहेगा, एक लेयर वो अपना हटा के उधर लेके चला गया, एक्वारेजिया में डिजोल्व करके लेके चला गया। आपका वेट का आप क्या करोगे, मेजर कैसे करोगे, होता है ऐसा। एक आदमी को क्या किया, ऐसे एक आदमी को क्या किया कि गोल्ड ले लिया, अब बोला कि मैजिक दिखाते हैं, ऐसे रख दिया पूरा डिजोल्व हो गया, बोला कि सही मैजिक हो गया। अब बोला कि आपको गोल्ड निकाल के देंगे, आपको गोल्ड निकाल के देंगे, आप वहां पे जाओ, वहां से फिर वहां तक आपको गोल्ड निकाल के देंगे, देखो वहां पे आपको गोल्ड मिलेगा। वो आदमी ऐसा बेवकूफ गया वहां पे, इधर इसका बाइक स्टार्ट है, भाग गया। सोचिए, ऐसा भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग गोल्ड एक पर याद रखिए, कर लेंगे ये। तो कुछ आइडिया लगा +4 +2 का, लेट का समझ में आया, टीन का समझ में आ गया। तो अगर टीन लेट का जाओगे तो लेट का डायहाइलाइट ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू टेट्राहाइलाइट, लेट का डायहाइलाइट ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू टेट्राहाइलाइट, लेकिन टीन का कौन सा होगा। बहुत कुछ एप्लीकेशन बता दिया आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का। चलिए आगे चलिए, कर ली कॉपी।
हम्म, क्या HCl? आप खुद से देखो कि HCl का तो क्लोरीन सबसे नीचे है, तो आप कहाँ नीचे लेके जाओगे उसको? आप कहाँ जाएंगे नीचे वो? तो -1 तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और कौन सा पॉसिबल है उसके नीचे? तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा वो। Pb+4 होगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा। KMnO4 लेंगे, वो भी क्लोराइड को क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करता है। K2Cr27 वो भी ऑक्सीडाइज करता है। SNO3 वो भी ऑक्सीडाइज कर देता है। आई बात समझ आता है? Cl क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑलवेज नेबर ऑक्सीडाइजिंग। कर लेंगे, ये समझ में आया आपको? तो बहुत कुछ आइडिया जनरेट हो गया होगा इनर्ट फेयर इफेक्ट का। चलो नेक्स्ट, चलो मेल्टिंग पॉइंट बता दिए थे, अब नेक्स्ट क्या है सुनिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आइए, फिर एनोमलस बिहेवियर पे जब जाएंगे तो आपका एक चीज बताएंगे वो तो। नहीं, वो सब बताएंगे 14 में, अभी मैं सिर्फ इनर्ट फेयर इफेक्ट बताया वहां पे। ये 13 का ही सिर्फ बता रहा हूँ, जो नीट का जेई का सिलेबस में उसी का बता रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, मतलब एयर के साथ रिएक्ट करेगा। बोरोन को बोलो ऑक्सीजन से कंबाइन करो, अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो नहीं करेगा। नहीं, बात समझे, किस में करेगा ये? बट बोरोन का अगर पाउडर लेंगे, अमरफस का मतलब होता है पाउडर। अमरफस फॉर्म अगर बोरोन का लेंगे, O3 के साथ कंबाइन करेंगे तो B2O3 बना देता है। क्या बनाता है? B2O3। हीट करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पे। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। ये ऐसे कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, इधर 2 कर दो तो 3 आ जाएगा। ये सॉलिड आता है। हम्म। हम्म। एल्युमिनियम रहेंगे, ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे, नहीं होगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होता है उस पे। आपने देखा हो एनोडाइज जो आता है आपका यूटेंसिल, जो आता है आपके एल्युमिनियम के यूटेंसिल, देखना कि एनोडाइज आने लगे। तो एनोडाइज का मतलब क्या होगा? ऑलरेडी वहां पे मेटल को आप ऑक्सीडाइज करके रखो, तो फिर कोरोजन क्यों होगा? कोरोजन जो होता है, रस्टिंग जो बोलते हैं, उसमें तो मेटल ऑक्सीडाइज होता है। केमिकल डिटोरिएशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। if the metal surface chemically deteriorate जब करता है वो under the suitable condition in the environment, when the metal surface get chemically deteriorate, that is the spontaneous process, that is called corrosion, right? बट ऑलरेडी आपने मेटल के सरफेस का मेटल को आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट करके रखा है या किसी ऑक्सीडाइज फॉर्म में करके रखा, तो फिर नो चांस ऑफ कोरोजन। बिकॉज जो ऑक्साइड होगा वो तो प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया, मतलब कि काइनेटिकली वो शील्ड कर दिया वो। काइनेटिकली जब शील्ड कर दिया तो एयर तो पेनिट्रेट करेगा नहीं इनसाइड में, तो उसके नीचे जो रहेगा एटम वो क्या होगा? प्रोटेक्ट रहेगा। एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होता है, इसीलिए क्या रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम रिबन में भी यही आम होता है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसमें जब आप क्या करोगे, इग्निशन करने जाओगे तो इग्निशन नहीं होगा ड्यू टू प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। सैंड पेपर से पहले हम लोग ऑक्साइड लेयर को रिमूव करते हैं, जब उसमें इग्निशन करोगे तो ऐश का फॉर्मेशन होगा, किसका? मैग्नीशियम का। सेम होता है एल्युमिनियम में भी, इसमें भी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होता है। ऑक्साइड लेयर को रिमूव करो, उसका कंबशन करो, हाई टेम्परेचर पे होगा। हम्म। वो कैथोडिक प्रोटेक्शन होता है, बताएंगे वो एनोडिक कैसे होता है प्रोटेक्शन से, वो आगे पढ़ोगे। ये क्या होता है? विदाउट ऑक्साइड लेयर, विदाउट ऑक्साइड लेयर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे ना, तो ये बनेगा आपका Al2O3। बेटा वही करो, 4 कर दो, 3 कर दो, 2 कर दो। आई बात समझ में? तो ऑक्सीजन के साथ कौन नहीं कर रहा है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन? क्रिस्टल।
वो देगा, अगर कंबाइन करके ऑक्साइड बनाएगा तो विदाउट ऑक्साइड लेयर ही लेगा। सिमिलरली जाओगे तो इंडियम का भी होता, गैलियम का भी होता, ऑक्साइड बनता, इंडियम ऑक्साइड भी बनता, हैलियम ऑक्साइड भी बनता। आई बात समझ में, ये सब ऑक्साइड बनता। अब एक चीज क्या याद रखना है इसमें, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि ओनली टू एलिमेंट्स we react with nitrogen at high temperature to form nitrides। जब आपको जे एडवांस की क्लास लेंगे तो बताएंगे कि एस ब्लॉक में जो ग्रुप वन होता है ना, ग्रुप वन में एक ही बनाता है नाइट्राइड, वो बनाता है लिथियम, और कोई नहीं बनाता। यहाँ पे दोनों बनाता है, बोरॉन भी बनाता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का डायरेक्ट पार्टनर कौन है? बेरिलियम। तो बेरिलियम भी बनाता है नाइट्राइड्स। मतलब ये एलिमेंट्स अगर लिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, बोरॉन लिया और क्या लिया, एल्युमिनियम। अगर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करूंगा यहाँ पे, ये क्या बनेगा है टेम्परेचर पे, 2En, यही होता है नाइट्राइट। नाइट्रोजन यहाँ पे -3 है, और मेटल आपका क्या है, +2 +3। कर लेंगे तो नाइट्राइट कौन कौन बनाता है? कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, ये देखना, B2O3 एसिडिक ऑक्साइड। लैटिस एनर्जी, क्रिस्टल लैटिस कितना स्टेबल बन रहा है उस पर डिपेंड। नाइट्राइड जो होता है ना, नाइट्रोजन से नाइट्राइड लाने के लिए एनर्जी चाहिए, जो इस सब एलिमेंट आपका लैटिस एनर्जी के थ्रू उसको दे देता है, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस बहुत स्टेबल बना लेता है, इसके थ्रू उसको एनर्जी मिल जाता है। लैटिस एनर्जी हाई होने के चलते नाइट्रोजन कैन बी रिड्यूस टू द नाइट्राइड, बट लो लैटिस एनर्जी कैन नॉट रिड्यूस द नाइट्रोजन टू नाइट्राइड्स, तो वहां पे नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो नाइट्राइड देखोगे, जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, जिसका स्मॉलर साइज ऑफ कैटायंस होगा, वही सब नाइट्राइड प्रेफर करता है। अगर बिगर साइज ऑफ कैटायन दोगे तो नाइट्राइड नहीं बना। सिंपल थ्योरी है कि स्मॉलर एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉलर कैटायंस, लार्जर एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर कैटायंस। अगर स्मॉलर कैटायन को लार्जर एनायंस के कांटेक्ट में आओगे तो लार्जर एनायंस को स्मॉलर कैटायन पोलराइज कर देगी। अब पोलराइजेशन से क्या होता है, एनायनिक एनायनिक रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है, जो क्रिस्टल लैटिस को लेस स्टेबल कर देता है। इसलिए स्मॉलर एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉलर कैटायंस, और लार्जर एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर कैटायंस, रूल ही होता है। Li+ जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा फ्लोराइड को, उतना ज्यादा उसका क्रिस्टल क्लोराइड ब्रोमाइड का नहीं होगा, क्योंकि Li+ का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए एक्सेप्शनली लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। आई बात समझ में, तो रूल ही होता है इनऑर्गेनिक का, स्मॉलर कैटायन, larger anions are stabilized by larger cations, and smaller anions are stabilized by smaller cations। देखो, ये क्या था आपका Al2O3, ये गैलियम O3, इंडियम O3, हैलियम O3, याद रखोगे ये। इनऑर्गेनिक पढ़ते हो ना तो सिलेबस ही शॉर्ट कर दिया, नहीं तो जे एडवांस और ना सारा कंटेंट में बताऊं, सब बताऊंगा। लैटिस एनर्जी कैसे वेरी करता है, कहाँ पे लार्जर एनायन कैटायन, कहाँ पे सुपर ऑक्साइड बनेगा, कहाँ पे पेरोक्साइड बनेगा, क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्यों कलर होता है, सब बताएंगे। देखो ये सब समझ में आया आपका एसिडिक, ये दोनों के दोनों होते हैं एम्फोटेरिक। तो आपको बोलेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड तो क्या बोलेंगे? आपको तो पता है कि एल्युमिनियम गैलियम एम्फोटेरिक मेटल भी होता है। एल्युमिनियम गैलियम जिंक, दीज आर द एम्फोटेरिक मेटल्स। ये सब एसिड में भी डिजोल्व होता है, बेस में भी डिजोल्व होता है। और ये जो जा रहे हैं आप इंडियम एथेलियम, ये सब तो बेसिक ऑक्साइड्स होता है।
देख लो बेटे कितना इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन अगर याद कर लोगे ना, फिजिकल में तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करना पड़ता है कि नहीं? फिजिकल में समटाइम यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कैलकुलेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन अगर पक्का आपका, तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% स्कोर आएगा, टाइम कम लगेगा, इसलिए स्कोरिंग हो जाता है ये पार्ट। तो आप तो बॉटम आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, बताया था आपको। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक किसका होगा, थैलियम ऑक्साइड। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था, अभी भी बता रहा हूँ आपको, इंक्रीज होगा। एम्पोटेरिक कौन है? अगर P4O10 होता है एसिडिक ऑक्साइड, उसके साथ B2O3 को लेके जाओगे ना, तो फिर बेचारा B2O3 को बेसिक होना पड़ता। B2O3 जो होता है एसिडिक ऑक्साइड, तो फोर्सली उसको कभी बेसिक भी बना देते हैं, बोलते हैं नहीं जाऊंगा, धक्का मार के, मतलब बाकी यहाँ से बेसिक भी होना पड़ेगा, बोला नहीं, चल ना P4O10 वेट कर रहा है, तो बोलता है अब तो बेसिक होना ही पड़ेगा। तो बोरॉन फॉस्फेट बनता है बोरॉन P4O10 के साथ, वहां पे बेसिक हो जाता है ये। लेकिन उतना लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आप याद रखना B2O3 क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड। चलिए ये, अब देखो Al2O3 क्या बोला था मैंने, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये HCl में जब लेके जाओगे ना, तो ये क्या होता है देखना, यहाँ पे AlCl3 एक्वस बना देता है ये, और Al3 एक्वस आपको पता है क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। हम्म, देखो कैसे होता है ये, AlCl3 एक्वस जब लेके जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा। देखो बैलेंस है। नेचर क्या होगा, एसिडिक या बेसिक, देखो थी एसिडिक। मैंने बताया था ना Al3+ एसिडिक नेचर होता है, क्लोराइड तो कुछ कर नहीं पाएगा, हाइड्रोलाइसिस तो होगा नहीं, Al3+ का हाइड्रोलाइसिस होगा, दैट मेक द सॉल्यूशन एसिडिक, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। आपने क्या देखा, एसिड में डिजोल्व हो कि नहीं डिजोल्व हो, डिजोल्व हो गया। फिर देखो, अगर आप रिएक्शन पूछेगा तो क्या बोलेंगे इसका, और Al2O3 को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, मेटा एल्यूमिनेट इसको बोलते हैं हम लोग। देखो रिएक्शन बैलेंस करना आपको, यहाँ पे 4 कम से कम दो, एल्युमिनियम दिए तो 2 एल्युमिनियम लेना, तो 8 ले लेंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करेंगे इधर से आप, 8 हो जाएगा वो। 8 में देखो कितना जाएगा वो, 2 सोडियम गया, तो उसमें बचेगा कितना, 6 प्लस वाटर। अब बैलेंस कर लो कैसे। यहाँ पे क्या रखना, ये चीज याद रखना आपको, इसको बोलते हैं सोडियम मेटाल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब इसमें एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +3 है, एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड है, इसका नेमिंग भी होता है, बताएंगे आपको, -+3 है ये, इसका वेरिएशन होता है यहाँ पे sp3। तो बोलेगा एल्युमिनियम +3 इन द बेसिक मीडिया, तो क्या वेरिएशन बोलोगे, sp3, Al3+ इन द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक, ये डिफरेंस याद रखना। Aluminium oxide, aluminum dissolved in the basic medium. So what should be hybridization of the aluminum, sp3? If the aluminum oxide dissolved in the acidic medium, so what should be the hybridization of the aluminum in the resulting solution? So that should be sp3d. Acidic में sp3d2, और बेसिक सोल्यूशन में sp3, कॉम्प्लेक्स जो है वो कर लेंगे।
तो देखा आपने एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या मिला, एम्फोटेरिक। यहाँ तो कुछ आइडिया लगा आपका। रिएक्टिविटी किसके साथ आपने पढ़ा, ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट लिखो, सेकंड होगा ये ना। एसिड एंड अल्कली के साथ। देखो मैंने यहाँ पे लिया डायलूट H2SO4, और या डायलूट HCl भी ले सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कुछ सोल्यूशन ले लिया। तो आप एक तरफ क्या ले रहे हो, एसिडिक सोल्यूशन, एक तरफ क्या ले रहे हो आप, बेसिक। बोरोन कुछ भी करो किसी से रिएक्ट नहीं करता। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट होता है वहां पे बेसिक में। एल्युमिनियम ऑक्साइड को मैंने बोला था उसके एक को सोल्यूशन का नेचर, वो बोला था एम्फोटेरिक नेचर होता है ना। देखो बोरॉन किससे रिएक्ट नहीं किया, neither with the dilute acid nor with the aqueous solution या dilute solution of किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस, अल्कली। एल्युमिनियम एम्फोटेरिक होता है, गैलियम एम्फोटेरिक होता है, इंडियम नहीं करेगा, हेलियम नहीं करेगा। कुछ आइडिया लगा कौन रिएक्ट करेगा। बोरॉन नहीं रिएक्ट करता। हाँ अगर एसिड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, लाइक द कंसनट्रेट H2SO4 और HNO3, तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एसिड लोगे तो बोरोन को ऑक्सीडाइज करता है B2O3 में। इसमें ऑक्सीडाइज करेगा B2O3। अगर बोरोन होगा और HNO3 लेंगे तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये इसको कन्वर्ट करता है B2O3, उसको ऑक्सीडाइज, वो खुद रिड्यूस होगा NO2 और एक वाटर। आपने देखा यहाँ पे क्या बना आपका B2O3 कब, जब HNO3 लेंगे, HNO3 डायलूट लो या कंसंट्रेट लो, होता है ऑक्सीडाइजिंग। dilute H2SO4 non-oxidizing, a concentrated H2SO4 moderately oxidizing। HNO3 का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, उसका होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 का, और उसका फॉस्फोरिक एसिड का, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सबसे ज्यादा होता है आपका HNO3 का। याद रखेंगे B2O3 में। B2O3 को बोला जाता है बोरिक एनहाइड्राइड, ये ऑर्थोबोरिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है ये। B2O3 को बोला जाता है बोरिक एनहाइड्राइड। ये सब बताएंगे, ये सब टर्म होता है। इसी से बोरेक्स बीट टेस्ट होता है B2O3 से, सोडियम मेटाबोरेट बनाता है, कलर बीट जो बनाता है। कर ली कॉपी। अब बताइए एल्युमिनियम को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा कि नहीं, और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, कर लोगे ईटन ट्रायल से, करते रहना। एल्युमिनियम को अगर हम लोग 6HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो इसको 2 करना पड़ेगा, 2AlCl3। अरे इसका एक्वा सोल्यूशन क्या होता है आपको पता है, एसिडिक नेचर। प्लस क्या हो जाएगा, 3H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा कि नहीं। एसिड में जाओ ये बेस में जाओ, एसिड में भी डिजॉल्व होता है, बेस में डिजॉल्व होता है, दोनों में क्या बना था, हाइड्रोजन। अगर 1 मोल एल्युमिनियम लेंगे तो 3/2 मोल्स आएगा हाइड्रोजन का। देखो रिएक्शन बैलेंस करके चेक कर लेना, कर लेंगे। एल्यूमिनेट कहाँ मैंने बोला, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोला जाता है उसको, और Na AlO2 को बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट।
वो दोनों एक ही चीज है। क्रिस्टल फॉर्म में था सोडियम एल्यूमिनेट, एक और सोल्यूशन मेटा एल्यूमिनेट, वाटर। एक्वा सॉल्यूशन आप करो, वहां पे रिएक्शन बैलेंस करो, अपने आप देखना वाटर देना ही पड़ेगा। नहीं, बिना वाटर दिए बैलेंस ही नहीं कर पाओगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कर लेंगे। एल्युमिनियम में कहाँ पे देखा, एसिड में डिजॉल्व होता है और किस में डिजॉल्व होता है, बेस में। कर लिए कॉपी, समझ में आया आपको? अब देखिए क्या बता रहा हूँ, नोट करके लिख लो। बेरिलियम concentrated HNO3 renders aluminum, बेरिलियम, आयरन, क्रोमियम भी होता है पैसिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो आप हमेशा एल्युमिनियम पे, बेरिलियम पे, एल्युमिनियम का डायगोनल पार्टनर तो बेरिलियम ही है, तो एल्युमिनियम जो फीचर दिखाएगा वो बेरिलियम भी दिखाएगा। डायगोनल रिलेशनशिप है, एल्युमिनियम का क्लोराइड भी डायहाइलाइट होता है, बेरिलियम का भी क्लोराइड पॉलीमेरिक होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, बेरिलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, सब तो डायगोनल पार्टनर ही है दोनों। क्रोमियम, क्रोमियम एल्युमिनियम, देखो आयरन, क्रोमियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम, गैलियम भी होता है, ये सब क्या होता है, रेंडर्स पैसिव। कौन सा रेंडर पैसिव का मतलब, उसको पैसिव कर देता है ड्यू टू फॉर्मेशन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, इसीलिए HNO3 कंसंट्रेटेड कोएक्शन नहीं होता। कर लेंगे, रिएक्शन ही नहीं होता किसके साथ, कर लेंगे। पैसिव नेचर समझ में आया, ऑक्साइड लेयर समझ में आया ये। अब देखो ये किसके साथ रिएक्शन था आपका, किसके साथ, नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी विथ हैलोजेंस। क्या हुआ, रिएक्टिविटी विथ हैलोजेंस, मम्मी पापा के साथ फ्रेंड के साथ enjoy करना। चलो ठीक है, देखो इधर आइए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन क्या होता है कि these elements combine with halogen to give the trihalides, but इसमें कुछ रूल क्या होता है देखना, यहाँ पे ट्राइहालाइड देता है ये बोरोन, एनसीईआरटी लिख दिया लेकिन एक्सेप्ट बोरोन। बोरोन का अगर हैलाइड्स बनाना तो आपका अलग मेथड लेना पड़ेगा। देखो किसके लिए लिए, फॉर बोरोन हैलाइड्स के लिए, बोरिक एसिड ट्रीटेड विद द कोक, कोक क्या लेते हैं हम लोग, कार्बन, स्ट्रीम ऑफ क्लोरीन, अगर क्लोराइड बना तो क्लोरीन ले लेंगे, फ्लोरीन क्लोराइड बना तो क्लोरीन ले लेंगे, उसके साथ हीट करेंगे, दैट गिव द BCl3 सी। आई थिंक जो रिएक्शन आप बैलेंस कर लोगे 3 ले लेंगे, ये 3 ले लेंगे, 2। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरोन क्लोराइड। ये पूछा था वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंजीनियरिंग में, विच वन द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरोन हैलाइड्स, तो वहां पे बहुत सारा एग्जांपल दिया था जिसमें बोरोन को ऑक्सीजन क्लोराइड से भी डायरेक्ट कंबाइन किया था। नो, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद डायरेक्टली विद द हैलोजन। BCl3 B23 is treated with, किसके साथ,
B2O3 is heated with chlorine and coke, तभी बनता है. सेम मेथड यू हैव टू यूज द फॉर द एनाटस मैग्नीशियम क्लोराइड आल्सो. अगर मैग्नीशियम को अगर AlCl3 में देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है ना, अगर HCl में डिजोल्व करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा वहां पे, बट मैग्नीशियम क्लोराइड का वो हाइड्रेटेड फॉर्म आएगा. अगर उसको एनाटस फॉर्म में लाएंगे तो यही प्रोसेस होता है मैग्नीशियम क्लोराइड लाने का. बोरिक एनाइड्राइड कर लेंगे. आई बात समझ में. ये बोरोन हैलाइड कैसे बनता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. तो बोरोन हैलाइड्स, बोरेन मतलब बोरोन का हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन, ये सब इनडायरेक्टली होता है, लेकिन एल्युमिनियम गैलियम सब डायरेक्ट. कर लेंगे. आई बात समझ में एक बेटी. अब देखो क्या होता है. तो वहां पे एक्सेप्ट लिख दिए, यहाँ पे देखो एक्सेप्ट बी. तो बी तो छोड़ दिया मैंने, एक्सेप्ट कर ही दिया. अब लिखो बोरोन हैलाइड्स क्या होता है. ये सबसे पहले कोवलेंट, मोनोमेरिक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दैट इज लुईस एसिड्स. लुईस बेस नहीं होता, लुईस एसिड्स होता है. दिस फ्यू इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोरोन हैलाइड. मोनोमेरिक या डायमेरिक. बोरोन हैलाइड नेवर एग्जिस्ट इन द पॉलीमेरिक फॉर्म. डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा वो. एग्जिस्ट एज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल. मोनोमेरिक जैसे मोनोटॉमिक बोलते थे, एटॉमिक फॉर्म में रहता है. मोनोमेरिक मतलब कि एज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा वो. डायमराइजेशन नहीं होता. लुईस एसिड लुईस बेस होता है. लुईस एसिड की स्ट्रेंथ मैंने बताया था बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे. BF3 से ज्यादा होता था BCl BBr BCl3 का. Then you have to think about the BBr3 and then you have to think about the Bi3. सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बोरोन आयोडाइड का. और सबसे कम किसका होता है, BF3 का. Due to effective 2p pi chlorine 2p pi boron बैक बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा. मैंने बोला था बोरोन में कैसे होता है बैक बॉन्डिंग. यहाँ पे वैकेंट पी और वाइटल्स होता था. हियर द फील्ड पी और वाइटल्स. पी पाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था. वैकेंट 2p. ये होगा आपका फील्ड 2p. तो बेटा वैकेंट p, here the vacant 2p, these two orbitals having the same symmetry. if the two orbital having the same symmetry और इलेक्ट्रॉन का भूख है उसको तो दे देगा वो लोग. शेयरिंग कर लो, क्या दिक्कत है. इससे क्या होगा कि अपना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को समहाउ वो रिड्यूस कर लेता है, बट एलिमिनेट नहीं कर पाता. जैसे एक सिंपल थ्योरी होता है. मैंने क्या बोला था, स्कूल से जब आते हो तो बहुत भूख लगा रहता है आपका, मम्मी मम्मी खाना दो खाना दो खाना दो करते हो. तो क्या करते हो, फ्रिज खोलते हो, उसमें से कुछ स्वीट्स रहता है या चॉकलेट रहता है, खाने को. तो फॉर द टाइमिंग्स आपको रिलीफ दिया, लेकिन कम्प्लीटली आपका भूख खत्म नहीं हुआ. अब खाओ खाती हो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम का ये होता है कि चॉकलेट या खाओगे तो तात्कालिक आपका भूख क्या होगा, रिलीफ मिलेगा. ठीक, और उसके बाद खाना मिलता है उसका, ठीक है, करते हो कि नहीं है. तो वही काम होता है बोरोन हैलाइड्स का. बैक बॉन्डिंग के थ्रू चलते अपना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कंपनसेट किया, इसका मतलब एलिमिनेट नहीं किया, अभी भी है वो. तो लुईस एसिड है कि लुईस बेस है ये, लुईस एसिड्स. देखो क्या करता है ये. इसका स्ट्रक्चर जाएंगे तो बोरोन का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था मैंने बैक बॉन्डिंग के थ्रू, याद करो. बैक बॉन्डिंग मैंने बताया था क्या था, डेटिव बॉन्ड्स कैसे कैसे बनाते थे.
केमिकल बॉन्डिंग में जाके देखो ट्राइक्लोपेन। भाई बात समझ में? पी पाई बैक बॉन्डिंग बताया था, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, डी पाई बैक बॉन्डिंग बताया था मैंने। दो बताए थे, एक डी पाई बोला था, आगे पढ़े। डी पाई वो बोले थे आगे पढ़ेंगे, दो मैंने पढ़ाए थे, पी पाई डी पाई। कर लेंगे ये। अब देखो यहाँ पे, अब देखो BF3 है, CO होता, ये क्या होता है लुइस बेस, और ये क्या होता है लुइस एसिड। क्या करेगा देखो, F3 बोरॉन, इसको कोऑर्डिनेट करेगा कौन, CO। तो इसको बोलते हैं एडक्ट। 1:1 मिक्सर है, ये कोई कंपाउंड नहीं है। आपके पास लॉन पेयर, आप किसी लुइस एसिड के साथ कांटेक्ट, आप क्या करो, कोऑर्डिनेट करो, इट मींस यू आर गोइंग टू फॉर्म द डक्ट, दैट इज नॉट कंपाउंड, दिस इज द 1:1 मिक्सर। वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑप्शन बोलेगा मैं दूंगा ही नहीं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी के थ्रू कोऑर्डिनेट होता है। आई बात समझ में ही है, लुइस एसिड के लुइस बेसिक कैरेक्टर। आपने BCl3 का देखा होगा, और NH3 होगा, लॉन पेयर होता, एडक्ट बनता है कि नहीं, H3N होता है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ, BCl3 के साथ, यहाँ भी एडक्ट होता है। ऑलरेडी मैंने बॉन्डिंग में पढ़ाया था, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता था। यहाँ पे आपने हाइब्रिडाइजेशन बोला था इसका sp2, here the hybridization become sp3, here the sp3, here also the sp3, वहां पे चेंज नहीं होता। अब देखो यहाँ पे बोरोन के सराउंडिंग हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड पेयर, 3 विदाउट एनी लॉन पेयर, आप क्या बोलोगे sp2, हियर द सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 4, तो क्या बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3। और उसके साथ एडक्ट बन गया ना वहाँ पे, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तब बताइए टेट्राहेड्रल अरेंज करेंगे नहीं 4 बॉन्ड पेयर को, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे आप यहाँ पे। अरे ये बॉन्ड कैसे बना, सिग्मा बॉन्ड बना तो किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू इधर ला रहा है वो, पाई बॉन्ड बना था आपका सिग्मा, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता है, लेकिन सिग्मा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहता है, sp3 आ रहा है कि नहीं, ये भी sp3 आ रहा है कि नहीं, ये सब क्या दिखा रहा है, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। तो बोरोन halides having the acidic character, ये basic character, लुईस एसिडिक कैरेक्टर। कर लेंगे, कर लिए। ये किसके बारे में बता रहा हूँ, बोरोन लेट्स के बारे में, एल्युमिनियम का अलग से बताऊंगा, बोरोन का भी पढ़ाने दो। फिर देखो इसमें क्या होता है, एक चीज, हाइड्रोलाइसिस, BF3 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वेरी स्लो, इनकम्प्लीट बट वेरी स्लो। BCl3 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, करेगा यहाँ पे, क्या बनेगा देखो, ऑर्थोबोरिक एसिड बना देता है, प्लस आ जाता है HCl। कैसे आएगा थोड़ा सोचो आप लोग, कैसे आएगा थोड़ा सोचो तो, कैसे आएगा ये सब, नहीं समझ में आ रहा है। देखो इधर, इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है ना, ये कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेट करने के बाद क्या हो जाएगा, बोरॉन पे ये क्लोरीन आ गई, ये क्लोरीन आ गई, ये क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये रिमूव हो रहा है, तो देखो क्या बनेगा, ऐसे ऐसे करके रिमूव करते चला जाएगा। बॉन्ड तोड़े ऐसे, ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे आप। तो देखो यहाँ से जैसे तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, फिर आपका ये OH आ जाएगा, और फिर ये Cl, फिर Cl निकल गया आपका HCl, ऐसे सिस्टमेटिक तोड़ते चले जाओ, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो,
कर लेंगे। तो आप याद रखिएगा, बोरोन लेड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ऑर्थोबोरिक एसिड्स आता है। H3BO3 को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थोबोरिक एसिड। कर लेंगे, सबका हाइड्रोलाइसिस होता है एक्सेप्ट BF3, बहुत स्लो होता है हाइड्रोलाइसिस। डबल बॉन्ड कैरेक्टर के चलते बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसके चलते रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस स्लो। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा नहीं इफेक्टिव ओवरलैपिंग से, तो बॉन्ड तो आपका स्ट्रांग हो गया। और ये जो बॉन्ड तोड़ते हैं यही होता है इसका RDS, स्लो स्टेप पढ़ाएंगे। ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो हाइड्रोलाइसिस कहाँ से हो पाएगा? ये क्या लिखा है, रेड एरो? ये टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, मतलब क्लोराइड क्लोरीन लेके भाग रहा है दोनों बॉन्ड पर, यहाँ से दोनों बॉन्ड पर आप ऑक्सीजन पे दे दिए। ये सब रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। तो लिख लो ना, क्या दिखा था वो तो उतना लिख दिए, तो लिख नहीं सकते आप, तो लिख लो 3SC। समझ में कैसे करेंगे? तो बोरोन हेलाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है। एल्युमिनियम हेलाइड के बारे में आपको नेक्स्ट से बताएंगे, क्लास आपका टाइमिंग खत्म हो रहा है। ये प्रोडक्ट साइड पे पहले कोऑर्डिनेट बनाता, तो इसलिए कोऑर्डिनेट ये बनाए, इसीलिए क्या होगा, प्लस माइनस का साइन दे दिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे देखते ना ये नेगेटिव साइन आता है। ऑर्गेनिक पढ़ाने, तो ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो एरो का मीनिंग समझ में आ गया। उसके बाद ये आएगा, फिर ऐसे एलिमिनेट करेंगे, ये फिर एलिमिनेट करेंगे, फिर एक OH आएगा, फिर एक OH आएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा कि नहीं SCPO3। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, कर लेंगे। यहाँ तक मैंने एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में कुछ आगे नेक्स्ट बताएंगे आपको। तो ये आपका ऑलमोस्ट पीरियडिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आपका ग्रुप 13 से कंप्लीट हो जाएगा। बचा ग्रुप 15 14 का, तो 14 में ज्यादा नहीं, मेनली था ग्रुप 13 में हो जाता। 14 में ज्यादा नहीं है, तो 14 का मैं आपको हार्डली हाफ एन आवर लेंगे। उसके बाद फिर चले जाएंगे हम लोग एडवांस का, जो इसका P ब्लॉक होगा उसमें कुछ कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट बता देंगे। तो उसमें जो मेडिकल के बच्चे रहना तो रहना, नहीं रहना तो चले जाना। ठीक, मैं अभी मीटिंग एंड करता हूँ, बहुत हो गया, बताइए।